हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपना यह लॉकडाउन का क्वारंटीन का टाइम काफ़ी प्रोडक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि यू नेवर नो कभी लॉकडाउन खुलेगा और कभी फटाफट से नोटिफिकेशन आएंगी या एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो वी डोंट नो अबाउट दैट, बट वॉट वी नो अबाउट इज़ कि ये जो टाइम है ये काफ़ी अच्छे से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना अच्छे से यूटिलाइज़ करें और पढ़ाई करें। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़। और जैसा कि हमारा प्रयास रहता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताएं, जिससे जो चीज़ें याद करने में डिफ़िकल्ट होती हैं वो ट्रिक से इजीली याद हो जाएं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमको काफ़ी डिमांड आई थी कि हम इंग्लिश में ही बताएं, तो इस बार की जो हमारी वीडियोस में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट डालने की कोशिश करी है और आपको हिंदी के टर्मिनोलॉजी भी बताई है, ताकि हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ये वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि इसके एंड तक जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितनी भी ट्रिक्स हैं, वो पूरे एंड तक जाती हैं। और मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी ताकि वो हमने क्या अपनी पूरी वीडियो में देखा है उसके बेसिस पे हमको कितना याद हुआ है वो हम उसका एक जजमेंट कर सकें। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं याद दिला दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके साथ में जो बेल आइकन है आप वो भी प्रेस कर दें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि क्योंकि हमारा प्रयास तो है कि हम हेल्प कर सकें, और साथ ही साथ अगर आप उसको शेयर करेंगे तो बाकियों की भी हेल्प हो पाएगी। और मेरा इस बार आपसे एक और स्पेशल रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपके कुछ सुझाव हैं या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, नोट्स बनाने में, नोट्स प्रिपेयर करने में, कंटेंट कलेक्ट करने में, सही कंटेंट कलेक्ट करने में अपना दिमाग, क्रिएटिविटी लगती है कुछ नई ट्रिक्स लेकर आने में। तो आपके कमेंट्स के थ्रू हम बिकॉज आई थिंक दिस इज़ दी ओनली मीडियम, यही एक तरीका है जब आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपका कमेंट हमें हेल्प करेंगे और हमें गाइड भी करेंगे कि हम एक्चुअली में हमें और आपके लिए किस तरीके से टॉपिक्स बनाने हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो आगे अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लेट्स मूव विद व्हाट कम्युनिकेबल डिसीजेज आर। फ्रेंड्स, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है बोर्ड, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के पेपर आए हैं, या फिर अगर हम बात करें नॉर्मल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहाँ पे हेल्थ काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है। और जो बोर्ड में जो पेपर सेट करते हैं डिफरेंट बोर्ड्स, वो हेल्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक में तो आती हैं डिसीजेस, कि कौन सी बीमारी किससे फैलती है और वो बीमारी क्या है। और दूसरे में आते हैं वो जो बीमारी है उसके लिए गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स चलाए हैं। तो अगर हम बात करें, हेल्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वन आर द डिसीजेज एंड द अदर वन इज़ द पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट ने लागू करी हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो डिसीजेस के ऊपर है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है और उनको याद करने की ट्रिक्स क्या हैं। तो आप पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डिसीज़। व्हाट एक्चुअली डिसीज़ इज़। डिसीज़ को अगर हम आसान भाषा में बोलें, डिसीज़ है यानी कि बीमारी। बीमारी क्या है? बीमारी एक्चुअली वह एबनॉर्मल कंडीशन है हमारी बॉडी की जो कि नॉर्मल से हटकर है। जब भी हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन से हटकर एबनॉर्मल कंडीशन में बिहेव करती है तो वो डिसीज़ कहलाती है। या फिर हम कहें यह वो मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे हमें मेडिकल हेल्प चाहिए। जैसे कि अगर इफ़ लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो हमारी हार्ट है, हार्ट का नॉर्मल काम है, लेट्स टेक हार्ट की जो नॉर्मल बीट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, दैट्स उसकी रेंज है 80 to 120 बीट्स पर मिनट। जब भी हार्ट का है ब्लड प्रेशर की रेंज नॉर्मल से हटकर ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी 120 से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो हाइपरटेंशन कहलाएगी। और वह एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको हम डिसीज़ कह सकते हैं। इसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ कहेंगे, जिसका नाम हाइपरटेंशन है। तो डिसीज़ कोई भी वो एबनॉर्मल कंडीशन है हमारे बॉडी के सिस्टम की या ऑर्गन की, जिसमें हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और हर एक डिसीज़ के अपने सिम्टम्स होते हैं, और ये सिम्टम्स किसी न किसी या तो यूनिक होते हैं, नहीं किसी और बीमारी से रिलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिसीज़ और इंजरी में फ़र्क है। इंजरी इमीडिएट कोई अकरेंस हुई है, वो दैट्स इंजरी, बट डिसीज़ इज़ डिफरेंट। ओके, और डिसीज़ होने पे क्या इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, पेन, डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी विच कैन फर्दर लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो दैट्स डिसीज़। आगे बढ़ते हुए,
कम्युनिकेबल डिसीज़। फ्रेंड्स आई नो ये आप कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ये बहुत कॉमन लग रहा होगा आपको, एक ये बहुत बेसिक है, लेकिन जो हमारे चैनल का प्रयास रहता है, जो हमारी टीम का प्रयास रहता है, वो यह रहता है कि हम आपके कॉन्सेप्ट पे काम करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे काम की गई जो लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आपको सिर्फ हम क्वेश्चन पेपर्स या फिर क्वेश्चंस अवेलेबल करा देंगे तो उससे जो जनरेट की गई लर्निंग होगी वह सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए लास्ट करेगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इज़ ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग। को वो हमारे चैनल का प्रयास है कि हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। अभी क्या होता है क्वेश्चन पेपर्स में या क्वेश्चन में अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमको जो अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है वो काफ़ी मोटिवेटिंग होती है अनडाउटेडली, पर लेकिन वो कितने टाइम रहेगी, वो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम भूल जाएंगे उसको। पर वेरेज अगर हमने कॉन्सेप्ट पे काम किया है तो हम उसको नहीं भूलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और वह हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। यही हमारे चैनल का प्रयास है। आई होप ये थोड़ा सही हो मेरे हिसाब से, आपको भी थोड़ा सही लगे। तो लेट्स टॉक व्हाट कम्युनिकेबल डिसीजेज आर। तो बहुत ही कॉमन है, कम्युनिकेबल डिसीजेज वो डिसीजेज होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैलती हैं। कोई भी डिसीज़ को कैरी करने वाला एक पैथोजन होता है और यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बीमारी को फैलाता है। यानी अगर हम आसान भाषा में बोलें तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वह डिसीजेज होती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक पैथोजेंस के थ्रू या स्पेसिफिक एजेंट्स के थ्रू एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक अनइन्फेक्टेड पर्सन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं। और जैसे एग्जांपल लेते हैं वूपिंग कॉफ और एड्स, या फिर हम लेप्रेसी की भी बात करें, जैसे एड्स है या फिर कॉफ है। अगर जैसे एड्स की बात करें, जैसे एड्स में क्या है कि अगर किसी इंसान को, इन्फेक्टेड पर्सन को आप टच करते हैं तो वह जो बीमारी है वो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं लेप्रेसी में। और अगर वूपिंग कॉफ है, अगर आपके सामने कोई बार बार खांसता है तो वो इन्फेक्शन कैच करने का हमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेम गोज विद एड्स। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीजेज हैं जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। दोज आर कम्युनिकेबल डिसीजेज। आगे बढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वह डिसीजेज होती हैं जो कि सामने वाला इंसान कितना भी इन्फेक्टेड रहे पर वो आपको नहीं होगी। इट डज नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट एंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है एंड कैंसर है। अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन है तो वो हाइपरटेंशन सिर्फ उसी तक सीमित है, लिमिटेड है। वो हाइपरटेंशन आपको नहीं होगी, ना ही नीदर डायबिटीज़ ना ही कैंसर। तो यह थोड़ा डिफरेंस है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, जो कि काफ़ी कॉमन है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बट हमने सोचा कि अगर हम ए के बाद बी के बाद बी के बाद सी पूरा का पूरा करें, 1 to 1 बढ़ें तो बेहतर रहेगा, सीधा जंप करके एंड पे ना पहुंच जाए। लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजीज नाउ। कि आज के टाइम पे जब कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है सोसाइटी में, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं इस वक्त। तो हमने सोचा इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी बात करें। और तो पहला हमारा टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड। हमने काफ़ी सुना शुरुआत में जब यह कोविड-19 की बात चली थी कि कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ है, 16 डेज़ है। तो इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली में है क्या? तो इंक्यूबेशन पीरियड फ्रेंड अगर मैं बात करूँ तो जब भी कोई डिसीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट या जब भी कोई पैथोजन किसी बॉडी में अपनी पहली बार एंट्री करता है, उस एंट्री से लेकर जब वो अपना पहला साइन या सिम्टम दिखाता है डिसीज़ का, वह जो टाइम गैप है, वह जो ड्यूरेशन है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि जब भी किसी डिसीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट ने किसी बॉडी में एंटर किया और उसने अपना पहला साइन दिखाया कि सी हेलो आई एम हियर, लुक एट मी, तो उस ड्यूरेशन को या उस टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ये हमने कोरोना में काफ़ी सुना ही है। अब बात करते हैं हम कंटेजिनियस डिसीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स कंटेजिनियस डिसीजेज वह डिसीज़ होती हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। जब तक हम इन्फेक्टेड पर्सन को टच नहीं करेंगे तब तक यह डिसीज़ नहीं होगी। अगर जैसे बात करें कि मलेरिया है, मलेरिया इज़ नॉट अ कंटेजियस डिसीज़, क्योंकि मलेरिया में जो उसका वाहक है वह एक एनोफिलीज मस्कीटो है और वह जब तक
वह तभी फैलेगी जब वो एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा। लेकिन वहीं पे जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी इज़ अ कंटेजियस डिसीज। जब हम उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, जब तक उस इन्फेक्टेड इंसान से, हमको लेप्रेसी नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट एंडेमिक। अभी यहाँ पे ना 3 टर्म्स हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। यह टर्म्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखी हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त। लेकिन इन 3 टर्म्स में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स, एंडेमिक क्या है? एंडेमिक एक्चुअली में एन यानी कि इन और डेमो यानी कि पीपल। जब भी कोई बीमारी कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोगों में फैलती है तो उसे हम एंडेमिक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में बसती है और वह बीमारी हमेशा प्रेजेंट रहती है, तो वह एंडेमिक कहलाती है। जैसे कि लेट्स टेक मलेरिया एंड डायरिया एज एन एग्जाम्पल। जो मलेरिया है वो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ में एक एंडेमिक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका है वह इक्वेटर के आसपास वह सारी कंट्रीज़ पाई जाती हैं और इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मॉइस्ट रहता है। वहाँ पे डेली बारिश होती है और डेली सूखता है, तो वहाँ पे मस्कीटोज़ जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट हैं। और मस्कीटो फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा मस्कीटो फैलाने वाली चीज़ मलेरिया फैलाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाहक है वो मस्कीटोज़ हैं। तो अब जैसे इंडिया में ज़्यादा गर्मी होती है तो मस्कीटोज़ नहीं होते, ज़्यादा सर्दी होती है तो मस्कीटोज़ नहीं होते। लेकिन जब गर्मी से सर्दी मौसम बदलता है और जब मॉइस्ट होता है एटमॉस्फेयर, तब मस्कीटोज़ होते हैं। वैसे ही सर्दी से गर्मी जब एटमॉस्फेयर मॉइस्ट होता है तब मस्कीटोज़ होते हैं। यह सेम मॉइस्ट एटमॉस्फेयर अफ्रीकन कंट्रीज़ में पूरा साल पाया जाता है। इसीलिए मलेरिया भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में कॉन्स्टेंटली पाया जाता है पूरे साल, इसीलिए वह एक एंडेमिक है। अब बात करते हैं एपिडेमिक के ऊपर। एपिडेमिक क्या है? जब भी कोई बीमारी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर उस कम्युनिटी में नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि कोविड-19 कोरोना, जब कोरोना वुहान में चाइना में फैला तो वो चाइना की या वुहान की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही था, लेकिन वह बहुत तेज़ी से फैला और कुछ ही दिनों में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा आ गए। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुई चाइना में वुहान में कोविड-19 के केसेस की। तो एपिडेमिक यानी कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से उस पर्टिकुलर बीमारी का फैलना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट्स एपिडेमिक। तो यानी कि कोविड-19 जब तक वुहान में था तब तक वो एपिडेमिक कहलाया। इसके कुछ एग्जाम्पल डेंगू फीवर एंड इबोला है। फ्रेंड्स, इबोला जो है, इबोला भी बहुत तेज़ी से फैला था और यह लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ बनी अफ्रीका या यूरोपियन कंट्रीज़ में। सेम गोज़ विद डेंगू। डेंगू के भी जो नंबर ऑफ़ केसेस जब डेंगू आया था, जब डेंगू के जो नंबर ऑफ़ केसेस थे उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी हुई थी। तो दैट्स एपिडेमिक। अब बात करते हैं पेंडेमिक। तो पेन यानी कि ऑल एंड डेमो यानी कि पीपल। जब भी कोई बीमारी सभी लोगों को फैल जाती है तो वो पेंडेमिक बन जाती है। यानी कि जब भी कोई बीमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैलती है, यानी कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके कोई बीमारी फैलती है तो वो पेंडेमिक कह जाती है। जैसे कि कोरोना काफ़ी चर्चा में, कोरोना है, प्लेग है, इबोला है। जो कोरोना है फ्रेंड्स, जब तक वो वुहान में था तब वो तक एपिडेमिक था, लेकिन द मोमेंट इट वाज स्प्रेड इन इटली एंड इंडिया एंड अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में, तो वह एक पेंडेमिक बन गया है। दैट्स पेंडेमिक। अब आगे चलते हैं डिसीज़ेस की क्लासिफिकेशन के ऊपर। फ्रेंड्स, डिसीज़ेस को 4 तरीके में डिवाइड किया गया है कि कौन सी डिसीज़ किस तरीके से फैलती है। तो वायरस से होने वाली वायरल डिसीज़ेस, बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरियल डिसीज़ेस, फंगस से होने वाली फंगल डिसीज़ेस एंड प्रोटोजोआ से होने वाली प्रोटोजोआ डिसीज़ेस। तो जो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो बोर्ड है वो क्वेश्चन सेट करता है एक डिसीज़ेस के ऊपर और दूसरा प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर। तो क्वेश्चन वो पूछ देते हैं कि उन्होंने पूछा कि अगर आप बताएं HIV किससे फैलता है, और ऑप्शन में दे देंगे HIV एड्स जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है, वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। तो हमें टिक करना होता है कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं फ्रेंड्स, ये हमारी उन ट्रिक्स के ऊपर हैं जो कि हमें याद करने में हेल्प करेंगी उस पर्टिकुलर टेक्निक को, उन पर्टिकुलर बीमारीज़ को। ये हमारे क्रिएटिव तरीका है जो हमने अपने तरीके से किया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका अपना क्रिएटिव तरीका क्या हो सकता है जिससे आप
इन सीक्वेंस को, इन बीमारी को याद करें, ताकि हम भी थोड़ा सरप्राइज हों और हमारे भी हेल्प हो जाए। और आप अगर अपनी क्रिएटिव ट्रिक बनाएंगे तो आपको भी वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी। तो वायरल बॉर्न डिसीज़ में अगर हम बात करें, हमारी पहली ट्रिक है कार में HDPM, कार में HD प्राइम मिनिस्टर। थोड़ी फ़नी ट्रिक है बट हमें तो याद करने से मतलब है, और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में आया नहीं। तो जैसे कि चिकन पॉक्स का C से चिकन पॉक्स, A से एड्स, R से रेबीज़, ये काफ़ी कॉमन बीमारी हैं, चिकन पॉक्स, एड्स एंड रेबीज़। जैसे अभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि रेबीज़ वायरस बॉर्न डिसीज़ है या फिर रेबीज़ बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज़ है। तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा कि रेबीज़ जैसे ही नाम आएगा रेबीज़ का तो हमें यह ट्रिक याद आ जाएगी, कार में R से यानी कि रेबीज़ था, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है मेनिंजाइटिस। आई थिंक ये काफ़ी कॉमन वर्ड है मेनिंजाइटिस। अगर आप भी अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो मे बी आपको ये वर्ड थोड़ा फेमिलियर लगे। आई नो आप सही जा रहे हैं। मेनिंजाइटिस वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? तो मेनिंजाइटिस वर्ड हमने पढ़ा था फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में हमारी जो सेरिब्रम है, हमारा जो सेरिब्रम है, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है या आउटर लेयर है, उस लेयर को हम मेनिंजस कहते हैं। तो यानी कि तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमेशा चीज़ों को लिंक करना होता है। दो चीज़ों को रिलेट करेंगे या लिंक करेंगे तो बेहतर तरीके से हम याद कर पाएंगे। तो मेनिंजस वो लेयर है जो हमारे ब्रेन को कवर करती है, सेरिब्रम को। तो यानी कि यह वह बीमारी है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। एकदम सही। तो जैसे हमारे ब्रेन की मेनिंजस में हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेनिंजाइटिस के अंदर। अगर हम बात करें ये इन्फ्लुएंजा है, हर्पीज़ है, ये भी एक डिसीज़ है जिसके अंदर हमारे को इन्फेक्शन हो जाता है हर्पीज़ में। और डेंगू है, पोलियो है, मम्स, हमारी माउथ कैविटी में सोरनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ये काफ़ी कॉमन डिसीज़ हैं जो कि लेकिन ये बस इनको याद करने की ट्रिक है। अब बात करें हम हिंदी में, जैसे कहा मैंने बताया था कि इस बार हम हिंदी में भी लेके आए हैं, तो आई गेस ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प करे। तो हिंदी में वायरस बॉर्न डिसीज़ का एग्जांपल है, ए रेखा हमें हाई करके छोड़ गई। वेरी फनी एंड वेरी वियर्ड, पहले हाई किया और फिर छोड़ गई। तो ए रेखा हमें हाई करके छोड़ गई। तो ए यानी कि एड्स, रेबीज़, खसरा, हर्पीज़, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, छोटी माता छो से, ड़ से डेंगू, गलसुआ यानी मम्स एंड इन्फ्लुएंजा। काफ़ी कॉमन डिसीजेज हैं, लेकिन इनको याद करना इस ट्रिक में इंक्लूड किया गया है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, अगले बीमारी की तरफ, विच इज़ बैक्टीरियल डिसीजेज। अब बैक्टीरियल डिसीज़ का जो हमने ट्रिक लिया है वो है 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। आई नो गोल्ड पोटैटो चिप्स तो होती नहीं है। मैंने तो लेस सुना है कि लेस के पोटैटो चिप्स होते हैं, बट लेस हमारा कुछ सेट नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे गोल्ड लगा दिया। तो 2 गोल्ड पोटैटो चिप्स। अगर आप अपना कुछ बना सकते हैं तो बना लें और हमें ज़रूर बताएं। तो 2 यानी कि टेटनस जैसा आप सभी जानते हैं टेटनस का वैक्सीनेशन होता है। टेटनस का एक्चुअली में क्योर एज सच नहीं है, तो वो उसको प्रिवेंट किया जाता है और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन लगाया जाता है। इसमें मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं और काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। वूपिंग कॉफ काफ़ी कॉमन है। ग्नोरिया फ्रेंड्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। लेप्रेसी, डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, साइफिलिस, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ये सारी कॉमन डिसीजेज हैं जो कि आप सब जानते ही हैं, बस आप इनको इन ट्रिक्स के थ्रू याद कर लें ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि यह बीमारी किस चीज़ से फैलती है तो हमें ये ट्रिक से याद आ जाए। हिंदी में इसका ट्रिक है GST पंडित का टीका न्यू है। GST पंडित का टीका न्यू है। तो जी से गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफॉइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक फ्रेंड्स, ये अगर हम बात करें तो ये क्षय रोग जैसा होता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जैसा होता है जिसमें हमारी लंग्स में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी खांसी होती है, ये तपेदिक है। काली खांसी, टेटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैज़ा, ये सारे हमारे जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी फंगल डिसीज़ के ऊपर। फंगल डिसीज़ का जो ट्रिक है वो है बारिस। तो इसमें से जनरली ये स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे अस्थमा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नेवर न्यू अबाउट इट कि अस्थमा एक फंगल डिसीज़ है। मैं जब हम अपने नोट्स बना रही थी और जब कंटेंट आपके लिए अब रेडी कर रही थी या फिर
सर्च कर रही थी तो मेरे को पता लगा कि एस्थमा एक्चुअली में एक फंगल डिसीज़ है। तो मे बी मतलब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप और मैं एक ही कैटेगरी में, एस्थमा इज़ अ फंगल डिसीज़। तो बॉल्डनेस, जैसे कि हमारे बालों में अगर हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बॉल्डनेस, इट लीड्स टू बॉल्डनेस, हमारे को हेयर फॉल होता है विच फर्दर लीड्स टू बॉल्डनेस। एथलीट फुट क्या है? एथलीट फुट फ्रेंड्स, जैसे बहुत टाइम तक एथलीट्स शूज़ पहनते हैं और सॉक्स पहनते हैं, और अगर वो काफ़ी टाइम तक ऐसा रहता है तो स्वेटिंग की वजह से पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है, टोज़ में, तो दैट्स एथलीट फुट। रिंग वॉर्म यानी कि दाद एंड स्केबीज यानी कि खाज खुजली, तो यह सारी फंगल डिसीजेज हैं। लेट्स गो टू कवक यानी कि फंगल डिसीज इन हिंदी, और इसका ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। आई एम सॉरी, थोड़ी सी फ़नी है, बट जितनी फ़नी होगी, जितनी वियर्ड होगी, उतना हमको याद रहेगा। तो कवक को याद करने की जो कवक से होने वाली कवक बीमारियां जो हैं उनको याद करने की ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दामा, दाद, खाज खुजली, एथलेटिक फुट। लेट्स मूव विद दी प्रोटोजोआ डिसीजेज। प्रोटोजोआ डिसीजेज का जो ट्रिक है वो बहुत सिंपल है, पी मास्क। ये कुछ कॉमन डिसीजेज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई नो बहुत सारी डिसीजेज होंगी प्रोटोजोआ बॉर्न, लेकिन ये वो डिसीजेज हैं जो एग्जाम में काफ़ी कॉमन है, पूछी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पायरिया यानी कि हमारी माउथ कैविटी में काफ़ी फाउल स्मेल रहती है और ब्लीडिंग होती है, दैट्स पायरिया। यहाँ पे जो मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस यानी यहाँ पे नींद ना आना, इसको हम इस स्लीपिंग सिकनेस में हमें इंसोम्निया की परेशानी भी रहती है यानी कि नींद ना आना, और कालाज़र, ये जो तीनों बीमारियाँ हैं यह जनरली मच्छर या फिर किसी फ्लाई, मक्खी के काटने की वजह से होती हैं, और ये काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारी है, क्योंकि वहाँ पर ये कॉमन फ्लाइज एंड कॉमन मस्कीटो की वजह से हो रही हैं। अमीबा डिसेंट्री, ये हमारा कोलन इन्फेक्शन है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है जिसमें काफ़ी परेशानी रहती है, दर्द रहता है, और दैट्स आर अमीबा डिसेंट्री। अब बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में एक प्रोटोजोआ को बॉर्न डिसीज़ को हम परजीवी यानी कि परजीवी प्रोटोजोआ, और इसके जो ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। आई नो पापा काम पे सोते हैं, क्या मस्त क्या मतलब क्या सही पापा है। तो इसकी जो ट्रिक है, पा यानी पायरिया, कालाज़र, मलेरिया, पेचिस एंड सोते हैं यानी सोने की बीमारी। तो आई होप ये इन थोड़ी सी ट्रिक्स के से आपको थोड़ा याद रहे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी बीमारी कहाँ से आई है। तो अगर जैसे मैंने कहा था, मैं वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर क्वेश्चन लेते हैं कि HIV किससे होती है, तो HIV जो है वो वायरस बॉर्न डिसीज़ है। ये आप अगर अपनी फ्रेंड्स वीडियो के एंड में या फिर आप बार बार देखें और अपने क्वेश्चंस खुद फॉर्म करें और फिर खुद उनके आंसर्स दें, तो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो अगर अब बात करें कि लेप्रोसी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सोचें, लेप्रोसी टच करने से फैलता है, कुष्ठ रोग एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक सोचें, आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को सोचने के लिए। पेंडेमिक जब भी कोई बीमारी अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़कर दूसरी बाउंड्रीज़ में फैलती है तो वो पेंडेमिक कहलाती है। तो ये आप अपने वीडियो के एंड में खुद से भी कुछ क्वेश्चंस बनाएं, बाकी हम तो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे ही कराएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपनी खुद की ट्रिक्स भी हमें बताएं ताकि वो आपको याद है और हमें भी अच्छा लगे। और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो वो तो ज़रूर ही बताएं। बाकी फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर दी बेस्ट। जब तक हमें अपने पे विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है, तो अपने ऊपर विश्वास रखना ही रखना है। मेहनत हमेशा कामयाब होती है, मेहनत रंग लाती ही लाती है, देर सवेर उसका असर या फल मिलता ही मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।